सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है सेकंड। सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव। जन्म इनका 1931 में हुआ। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति पेरेस्त्रिका और ग्लासनोस्त के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। जर्मनी के एकीकरण में सहायक शीत युद्ध समाप्त किया। सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा इनके ऊपर ही। सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्कर, भाई कैसे क्या बातें थी जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। मार्च 1985 मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। कब चुने गए? मार्च 1985 में। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। जो बोरिस था येल्त्सिन, उसको रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया था। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की। 1988 में लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। एस्टोनिया और लताविया में भी फैला। अक्टूबर 1989 सोवियत संघ की घोषणा की वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। अक्टूबर जो 1989 में वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं और नवंबर 1989 में दीवार गिरी। फरवरी 1990 में ये जो डेट है ये टेस्टों में आती है ज़्यादातर। गोर्बाचोव ने सोवियत संसद डूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हुआ। जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। जून 1991 में येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी को इस्तीफा, रूस के राष्ट्रपति बने। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचोव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट किया। 1991 में एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। मार्च 2004 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हुए। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हुए। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। कब दिया? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का अंत हुआ। सबसे सटीक उत्तर तो ये जान पड़ता है कि जब गोर्बाचोव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का ऐसा जवार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह भी थी कि गोर्बाचोव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्यपद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा नहीं हुआ। यह संभव है कि उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा था। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था के फायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थे। इसका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचोव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बंट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोहभंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचोव खुद अपनी नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता
लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। ये घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भाव का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी, और चाहे सुधार होते हैं या न होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। सोवियत संघ के नेता बोरिस येल्त्सिन, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे। गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों ने शामिल और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण से के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस में आर्थिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ ये कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। जो है राष्ट्रवादी असंतोष कौन कौन से उसमें गणराज्यों में आया? रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब विघटन की परिणतियाँ, क्या क्या परिणतियाँ थी? सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। सोवियत संघ को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। तीसरी दुनिया का देश कौन सा है? ये जो किसी देश के अधीन थे, जो आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उनको बोलते हैं तीसरी दुनिया के देश। जैसे भारत तीसरी दुनिया में शामिल था। पहली दुनिया में कौन से थे? जो अमीर देश थे, पश्चिमी देश थे, यूरोप के देश थे, तो उनको पहली दुनिया के देश राष्ट्र बोलते हैं। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। मैंने किसी को कहते हुए सुना कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है। क्या यह संभव है? मानचित्र पर मध्य एशियाई देशों को चिन्हित करें। इसमें नोट इस मानचित्र की गई सीमाएं एवं नाम और पदनाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित या स्वीकृत नहीं है। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। हथियारों की तेज होड़ शुरू हुई थी। परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों से अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुद्रव्य विश्व बनेगा। यहाँ किसी एक देश का बोलाबाला नहीं होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेला महाशक्ति बन बैठा। विश्व में जब एक ध्रुव का अंत हो गया तो कौन बन गया सबसे शक्तिशाली देश? अमेरिका। तो अमेरिका एक शक्तिशाली देश बन गया। उसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई और इन देशों को पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ने के लिए संस्थाओं ने कर दिया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। तीसरी बात यह कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। तो ये नए देश उभर कर सामने